स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनता रहता है, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करो। आसान टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोग इस पर ध्यान दो। तो जैसा कि टॉपिक के अकॉर्डिंग ये कह रहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि कोई ऐसा तार है जिसकी लंबाई अनंत है। अनंत का क्या मतलब है? अनंत का मतलब ये है कि जो तार है वो वास्तव में बहुत लंबा है। अब वो एक समान आवेशित है। एक समान आवेशित का क्या मतलब है? या तो उस पर धन आवेश है या तो ऋण आवेश है, मतलब एक ही समान आवेश उसमें उपस्थित हैं। तो अगर आवेश है तो आप जानते हैं कि आवेश के कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। तो पहले हम एक सीधा तार बनाते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक तार है सीधा, ये जो तार है इसकी लंबाई अनंत कह रहा है। अनंत का मतलब ये कि ये लंबाई इसकी जितनी भी है बहुत ज़्यादा है। तो हमने मान लिया इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कुछ ना कुछ तो होगी, उस लंबाई को हमने L मान लिया। अब ये एक समान आवेशित है तो मान लेते हैं इस पर प्लस प्लस आवेश जो है समान रूप से वितरित है, यानी कि धन आवेश इसमें जो है समान रूप से वितरित है। तो अब हमने अनंत लंबाई का एक जो है तार बना लिया। ये क्या है? ये वास्तव में एक तार है, हमने मान लिया, और इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, हमने उसकी लंबाई को L मान लिया है। अब कह रहा है ये एक समान आवेशित है तो हमने इसको एक समान आवेशित कर दिया। इसमें जो है धन आवेश समान रूप से वितरित है। साथ में कह रहा है कि इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि अगर कहीं पर कोई आवेश उपस्थित है तो उसके कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ पर धन आवेश है तो इसके कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब चूंकि ये जो आवेश है ये सतत आवेश है, इस तार में सतत आवेश है, तो सतत आवेश जब किसी चालक तार में या किसी वस्तु में उपस्थित होते हैं तो वहां पर हम गॉस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए गॉस प्रमेय को यूज करेंगे। तो गॉस प्रमेय को यूज करने के लिए करना क्या होता है? हमें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो धन आवेश है इस तार में, इसके कारण इससे कुछ दूरी मान लेते हैं, यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो चूंकि आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसकी गणना हमको करनी है। तो इस बिंदु P पर सबसे पहले हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो अगर इस बिंदु P पर हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें तो कुछ इस प्रकार हम जो है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये हमने बिंदु P पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया। अब समझो बात को। अब हमने क्या क्या माना, थोड़ी सी बात यहाँ पर लिख देते हैं। हम लिखेंगे माना एक
यल लंबाई का तार है जिसमें एक समान वितरित कुल आवेश Q है। हमने मान लिया कि इस तार में जो आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस यल लंबाई के तार में कुल आवेश Q है और इस तार की लंबाई L हो गई। तो अगर हम कहें, हमने आपको रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया था, तो चूंकि ये आवेश जो है लंबाई में वितरित है, तो यहाँ पर हम रेखीय आवेश घनत्व को फाइंड कर लेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? अगर हम कहें तार का रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व बराबर हमने बताया था वितरित कुल आवेश बटे लंबाई होती है। तो वितरित कुल आवेश इस तार में हमने मान लिया है Q है, अपान में इस तार की लंबाई L है। यहाँ से अगर हम Q का मान निकालें तो Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू L। इतनी बात हमको ध्यान रखनी है। हमें वास्तव में करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है? हमें इस तार से r दूरी पर उपस्थित जो बिंदु है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की गणना जो है करनी है। तो सबसे पहले जो हमने एक बिंदु P पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, ये क्या है? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, आप अगर ध्यान से समझना चाहें तो जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई अगर बेलन है, तो बेलन में जो है 3 पृष्ठ होते हैं। एक आपका ये गोलाकार पृष्ठ हो गया, दूसरा ये गोलाकार पृष्ठ, तीसरा ये कर्व पृष्ठ। तो इस बेलनाकार पृष्ठ में जो है, तो सॉरी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में 3 सतहें होगी, एक ये सतह होगी, एक दूसरी ये और तीसरी ये। तो जो यहाँ से जो आवेश होता है, जैसे धन आवेश समान रूप से वितरित है, तो इस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ निकल रही होंगी, इधर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो अगर हम कहें कि ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसका ये जो गोल वाली सतह है, इसका हम मान लेते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है A1 और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम मान लें A2 है, और ये जो वक्र पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A3 है। ये क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने मान लिया। तो अब इनसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही हैं, तो हमें क्या करना है? पहले A1 पृष्ठ से पास करने वाला तो कुल फ्लक्स ज्ञात कर लेना है, फिर A2 पृष्ठ से, उसके बाद A3 पृष्ठ से, उसके बाद टोटल फ्लक्स निकाल लेना है और गॉस प्रमेय से इसका कंपेयर कर लेना है। उसके बाद हमें इस तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा। तो हम अपना डेरिवेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब मान लेते हैं कि जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, इसमें 3 सतहें बन रही हैं, A1, A2 और A3। ये गोल सतह है, ये भी गोल है, और ये वक्र पृष्ठ है। अब इस जो A1 सतह है, इस पर अगर हम थोड़े से पृष्ठ की कल्पना कर लें, यहाँ पर मान लेते हैं इस पूरे A1 पृष्ठ पर हमने थोड़े से पृष्ठ की कल्पना की, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम अगर मान लें dA1 है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A1 है, तो हमने थोड़े से पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लिया dA1 है। dA1 मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो हमने आपको बताया था जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे ये पृष्ठ बन रहा है सर्कुलर पृष्ठ, तो इसमें पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगी। तो अगर ऐसे कहें तो ये जो सर्कुलर पृष्ठ है, इसमें पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लेते हैं। जब तो यहाँ पर पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी, तो हो जाएगा dA1 की दिशा, हम कह सकते हैं क्या होगा, dA1 की दिशा
और आप समझो, अगर हम कहें कि इस बिंदु पर मान लेते हैं यहाँ तक ऐसे है, लंबाई इसकी पूरी या यहाँ तक कर देते हैं, और तो ये पूरी लंबाई L है। तो अगर धन आवेश समान रूप से वितरित होंगे, इसमें यहाँ भी ऐसे समान रूप से वितरित होंगे। अब इसमें हमने पृष्ठ की कल्पना की है, तो आवेश जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं, धन आवेश यहाँ भी होगा। तो यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये हो जाएगी, और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा तो इस थोड़े से पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा इधर आ गई, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये बन गई। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर बन जाएगी नीचे की तरफ। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना बनेगा, यहाँ पर कोण थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पर कहें, यहाँ पर भी ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो अगर ये बेलनाकार पृष्ठ है तो इसमें यहाँ भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पर पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ये हो जाएगी, यानी कि ये हमने थोड़े से पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A2 माना है तो थोड़े से पृष्ठ का क्षेत्रफल dA2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हम कितना मानेंगे, dA2। तो ये हो जाएगी dA2 की दिशा, dA2 की दिशा। और समझो, अगर हम कहें कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पर धन आवेश जो है, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ ऐसे निकलती हैं। तो यहाँ पर भी जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में ही होती है। तो यहाँ पर भी कोण कितना बन जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र E के दिशा के बीच का कोण थीटा बराबर यहाँ भी हमें 90 मिल जाएगा। इतनी बात हमने समझ लिया। अब जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बन रहा था, इसमें 3 सतहें हैं, A1, A2 और A3। तो A1 में हमने थीटा एंगल 90 मिला, यहाँ पर थीटा एंगल 90 मिला। अब अगर A3 पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पर अगर यहाँ जो धनावेश समान रूप से इस एक समान जो है तार में वितरित हैं, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में तो हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल गई। बट इस बिंदु P पर भी अगर हम मान लेते हैं, इस वक्र पृष्ठ पर थोड़े से पृष्ठ की कल्पना करते हैं, पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल A3 है, लेकिन थोड़े से पृष्ठ की अगर क्षेत्रफल की कल्पना करें तो इसका क्षेत्रफल हम कितना मान लेंगे, मान लेते हैं थोड़ा सा जो क्षेत्रफल है ये है dA3। तो यहाँ पर पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी, जैसे ये बेलनाकार पृष्ठ है तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर पृष्ठ हम लेंगे तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, और साथ में यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी में आ रही है। तो पृष्ठ की क्षेत्रफल यानी कि dA3 की दिशा जो हमें मिलेगी वो भी जो इसी पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 0 डिग्री। इतनी बात हमें समझनी थी। तो हमारा फिगर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, हमें सबसे पहले थोड़े से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, क्योंकि फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकल रही है, तो इस थोड़े से पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कर रही है, कितना फ्लक्स पास कर रहा है, पहले उसको हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद पूरे A2 पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको ज्ञात कर लेंगे, फिर A1 से ज्ञात कर लेंगे और A3 से, क्योंकि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में 3 ही सतहें बन रही हैं। उसके बाद कुल फ्लक्स हम निकाल लेंगे। फ्लक्स का हमने आपको फार्मूला बताया था, फाई बराबर होता है E डॉट ए। एक फार्मूला और आपको बताया गया था, फाई बराबर EA cos थीटा, जब आपको फ्लक्स पढ़ाया गया था। ये कैसे मिलता है ये फार्मूला, क्योंकि आपका जो फ्लक्स होता है, हमने बताया था कि फ्लक्स 2 सदिशों का अदिश गुणन होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही बात है, जो भी कह लें। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, और जब पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ के क्षेत्रफल को जब एकांक रूप में व्यक्त करते हैं तो वहां पर इसकी दिशा को बताना पड़ता है, तो इसको भी क्षेत्रफल सदिश बोला जाता है, हमने आपको बताया था। तो इसको हम तीर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब सदिश राशि अगर होगी तो परिमाण और दिशा दोनों होगी। एरो दिशा को बता रहा है,
तो परिमाण और दिशा अगर दोनों हो गए तो हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो हमने बताया था आपको फार्मूला एक होता है, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान होता है ए बी कास थीटा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए का मान कितना हो जाएगा, ई ए कास थीटा हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ए डॉट बी का ए बी कास थीटा, तो ई डॉट ए का ए कास थीटा। तो ये हमें ए कास थीटा कब मिलता है फार्मूला, जब विद्युत क्षेत्र ई की दिशा और क्षेत्रफल सदिश, या ये जो क्षेत्रफल बन रहा है क्षेत्रफल सदिश, दोनों के बीच का अगर कोण कुछ दिया है तो हम फार्मूला लगाएंगे फाई बराबर ए कास थीटा फ्लक्स निकालने के लिए। और सबसे पहले हमें यहाँ पर इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से पास करने वाले फ्लक्स की गणना हम करेंगे, उसके बाद गॉस के प्रमेय से कंपेयर करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है, ये तो आपके समझने के लिए था, ये आप ध्यान रखना, इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, हमें बिंदु P पर इस पूरे तार के कारण कितना विद्युत क्षेत्र आ रहा है उसकी गणना करनी है। अगर चाहे तो एक लाइन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें या विद्युत क्षेत्र E की गणना करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन यहां से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस थोड़े से, ये जो हमने इस पूरे बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है इसका जो तीन सतह बन रहा है, ये गोल वाला सतह और एक इधर बन रहा है, इसे समझाते हैं। ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ ऐसे बन रहा है, तो ये सर्कुलर सरफेस बन रहा है एक ये। तो इस सर्कुलर सरफेस में हमने पूरा क्षेत्रफल तो मान लिया है A1, और इसके थोड़े से भाग का क्षेत्रफल हमने मान लिया है dA1। तो पहले dA1 से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद उसका समाकलन करेंगे तो हमें पूरे पृष्ठ A1 से पास करने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, हमने आपको समाकलन में बताया था कि अगर कोई पृष्ठ दिया है, उस पृष्ठ का अगर थोड़े से भाग का क्षेत्रफल अगर हमें पता हो, थोड़े से भाग का क्षेत्रफल अगर मान लेते हैं कितना है dA है, तो अगर हम इसको समाकलन कर दें, समाकलन dA, तो हमें मिल जाता है A। ये क्या है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर A हो तो समाकलन dA करने से हमें A मिल जाता है, क्योंकि होता है समाकलन dx बराबर x। ये जनरल फार्मूला होता है समाकलन का, ये इसमें हम यूज करेंगे। तो अब सारी बातें हो चुकी हैं, अब टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं dA1 पृष्ठ से होकर पास करने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे dA1 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब dA1 चूंकि इस बेलनाकार पृष्ठ पर थोड़ा सा क्षेत्रफल हमने लिया है, तो थोड़े से क्षेत्रफल से जो फ्लक्स पास करेगा वो भी थोड़ा होगा। तो फ्लक्स का वास्तव में फार्मूला होता है, हम जानते हैं फाई बराबर, चूंकि फाई बराबर ई ए कास थीटा, कब, जब पृष्ठ के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण थीटा। तो यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर dA1 पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स निकालना है, तो उस फ्लक्स को, फ्लक्स भी थोड़े से पृष्ठ से थोड़ा सा फ्लक्स पास करेगा। फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो धनावे से बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा d फाई 1 बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमने मान लिया है कि ई ही है, क्योंकि एक समान आवेशित सीधा तार है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान ही होगी। तो ई और ए क्षेत्रफल की जगह पर क्या लेंगे, dA1 कास थीटा, ये हो गया। अब अभी तो हमने थोड़े से
पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाला है, हमें तो पूरे A1 पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे पूरे A1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स तो पूरे पृष्ठ से dA1 का हमने थोड़े से पृष्ठ का निकाल लिया, dA1 था। हम पूरे A1 का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन। तो समाकलन कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा। तो समाकलन d∅1 बराबर समाकलन dA1 cos थीटा। इतना हम कर लेंगे। फार्मूला हम जानते हैं, चूंकि समाकलन dx बराबर होता है x, तो यहाँ पर समाकलन d∅1 बराबर क्या हो जाएगा, ∅1। और यहाँ पर हमने आपको बताया था समाकलन उसी क्वांटिटी का होता है, उसी राशि का होता है जो वैरी करता है। विद्युत क्षेत्र तो एक समान है, ये वैरी करेगा नहीं। थीटा एंगल जो है वो भी वैरी नहीं करेगा। तो वैरी क्या करेगा, क्षेत्रफल। हमें dA1 का निकाल रहे हैं, हमें निकालना है पूरे A1 का, यानी कि क्षेत्रफल वैरी कर रहा है। तो dA1 का ही समाकलन होगा। तो e cos थीटा बाहर आ गया, समाकलन dA1 हो गया। समाकलन dA1 का हो जाएगा A1, इस फार्मूले से समाकलन dx का x और समाकलन dA1 का A1। तो e cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा A1 cos थीटा। थीटा एंगल क्या है, यहाँ पर जो A1, यहाँ पर जो पृष्ठ के क्षेत्रफल और सॉरी जो पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर बन रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे है। तो यहाँ पर थीटा एंगल जो बन रहा है वो क्या है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो cos हो जाएगा ∅1 का मान A1 cos 90 का मान हो जाएगा 0। तो ये ∅1 का मान हमें कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये हमें मिल गया, यानी कि इस पूरे A1 पृष्ठ से जो है पास करने वाला जो फ्लक्स है उसका मान हो गया 0। अब हम A2 से निकाल लेंगे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, उसके बाद A3 से निकालेंगे। तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे गाउसियन पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स हमें मिल जाएगा। उसके बाद गॉस प्रमेय से इसको कंपेयर करेंगे। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आपको अगर इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ऊपर मिटा दे रहे हैं। अब अगर हम कहें dA1 से तो हमने निकाल लिया, तो dA2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो dA2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारा फाई बराबर A cos थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि dA2 थोड़ा सा क्षेत्रफल है तो इसे पास करने वाला फ्लक्स भी थोड़ा होगा, तो उसको मान लेंगे d∅2 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, A cos थीटा। तो A पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, dA2 cos थीटा। अब ये चूंकि dA2 पृष्ठ हमने निकाला, हमें तो पूरे A2 से निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अतः इसलिए पूरे A2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरे A2 पृष्ठ से जो फ्लक्स पास करेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो d∅2, क्योंकि समाकलन करेंगे तो थोड़े से हम निकाल लें, समाकलन करेंगे पूरे का मिल जाएगा। तो d∅2 बराबर समाकलन dA2 cos थीटा। तो अगर हम कहें यहाँ भी थीटा एंगल जो है विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल dA2 और विद्युत क्षेत्र E की दिशा के बीच का कोण थीटा बराबर यहाँ पर 90 है। तो पहले अगर थीटा इक्वल टू हम कितना लिखते हैं, 90। तो यहाँ समाकलन d∅2 का तो ∅2 हो जाएगा, क्योंकि समाकलन dx का x होता है, हमने आपको बताया। और यहाँ पर समाकलन E dA2 cos
यहाँ थीटा का मान कितना रखेंगे 90, तो cos 90 का मान हो जाएगा 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, यानी कि फाई 2 का भी मान हमें कितना मिल गया 0 मिल गया। कहने का क्या मतलब है कि हमें A1 पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स और साथ में A2 पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स दोनों का मान हमें मिल गया 0। यहाँ पर इसको भी हम नीचे रिजल्ट लिख देते हैं, फाई 2 का भी मान हमें कितना मिल गया 0 मिल गया। अब हमने दो पृष्ठ तो निकाल लिया, बेलनाकार और गॉसियन पृष्ठ में तीन ही सतहें होती हैं। तीसरे पृष्ठ A3 से पास करने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड करेंगे। बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, केवल आपको समझना है। तो इसको भी मिटा देते हैं ऊपर वाला। अब अगर हम कहें A3 से हमें निकालना है तो पहले हम थोड़े से भाग का निकालेंगे। तो पहले DA3 से पास करने वाला फ्लक्स निकालेंगे, DA3 क्षेत्रफल से लिखेंगे DA3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो DA3 पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो उस फ्लक्स को नाम देंगे D∅3। थोड़े से पृष्ठ से थोड़ा सा फ्लक्स गुजरेगा। फार्मूला क्या होता है E cos थीटा, तो E ये यानी कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो DA3 है cos थीटा। यहाँ पर पृष्ठ के क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र, ये हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक ही में आ गई है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो ई की दिशा भी ऊपर आ गई और पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। हमने आपको बताया ये कि ये पृष्ठ है, तो यहाँ पर पृष्ठ के क्षेत्र, चूंकि ये जो तीसरा पृष्ठ है ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ है, तो यहाँ पर जो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा लेंगे तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ऊपर ये भी चला जाएगा। तो दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर 0 में मिल गया। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिख लेंगे 0 लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी DA3 का हमने निकाला है, तो पहले लिखेंगे पूरे A3, पूरा हमने इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना माना है A3, तो पूरे A3 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरे A3 पृष्ठ से जो फ्लक्स पास करेगा तो समाकलन करने के बाद में मिल जाएगा। थोड़े से पृष्ठ का हमें पता है, समाकलन करेंगे तो पूरे का मिल जाएगा। तो D∅3 इक्वल टू समाकलन E DA3 cos थीटा। यहाँ समाकलन D∅3 का क्या हो जाएगा ∅3, क्योंकि समाकलन dx का x होता है। आप ध्यान रखना, चूंकि समाकलन dx इक्वल टू x होता है, तो समाकलन D∅3 का ∅3 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये मिल जाएगा हमें। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा DA3 का ही समाकलन होगा, इसको बाहर ले लेते हैं E cos थीटा। चूंकि ये दोनों क्वांटिटी वैरी नहीं करेंगे, विद्युत क्षेत्र भी उतना रहेगा, एंगल भी उतना है, थीटा बराबर 0, जो वैरी नहीं करेगा, जो बदल रहा है उसी का समाकलन होता है, समाकलन DA3। तो यहाँ पर E cos थीटा समाकलन DA3 का क्या हो जाएगा A3, और ये ∅3 की वैल्यू होगी, तो ∅3 इक्वल टू में क्या मिल जाएगा E A3 cos थीटा। थीटा बराबर क्या है यहाँ पर, चूंकि थीटा बराबर यहाँ हमें क्या मिल रहा है DA3, और DA3 यानी कि DA3 कहे या A3, तो DA3 में जो हमें A3 जो हमने माना था थोड़े से पृष्ठ से, तो यहाँ पर जो थीटा एंगल हमें मिल रहा है वो एंगल हमें कितना मिल रहा है, एंगल 0 डिग्री मिल रहा है। तो एंगल यहाँ पर हम कितना ले लेंगे 0 ले लेंगे, तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा cos 0, और cos 0 का मान हो जाएगा 1 होता है, तो EA3, तो इसका मान 1 हो गया। और इसके बाद अब आप ये समझो, ये जो तीसरा पृष्ठ है बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, जो वास्तव में बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका फार्मूला जानते हो, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। तो हम A3 का मान लिख सकते हैं, क्योंकि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, ये हमने A3 माना है, इधर लिख देते हैं। A3 क्या है, बेलन जो बन रहा था, इस जो बेलन बन रहा है इस बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2πr/h। ये आपने जो है हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये फार्मूला। अब आप समझो बात को,
बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h, लेकिन यहाँ पर हमने h की जगह पर क्या लिया है, h मतलब बेलन की लंबाई, तो बेलन की ऊंचाई या लंबाई, तो बेलन की जो ऊंचाई है यहाँ पर हमने l लिया है, तो s की जगह पर हम क्या ले लेंगे, l ले लेंगे, तो 2πr/l हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम a3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, a3 के प्लेस पर लिख सकते हैं 2πr/l। तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर phi3 का वैल्यू लिख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा a3 की जगह पर कितना लिखेंगे 2πr/l, तो 2πr/l साथ में e हो जाएगा, e क्योंकि a3 का हमने वैल्यू रख दिया ये 2πr/l और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें जो phi3 की वैल्यू मिल गई, अगर हम यहाँ कहें phi3, तो phi3 का जो वैल्यू मिला है वो मिला है 2πr/l इंटू e। अब हमने इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के a1, a2 और a3 तीनों पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स phi1, phi2, phi3 हमने ज्ञात कर लिया है। ये क्या है, phi1 a1 पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स है, phi2 a2 पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स है, और phi3 a3 पृष्ठ से होकर पास करने वाला फ्लक्स है। अब आगे हम कंटिन्यू, हमें तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। अब अगर हम कहें इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर पास करने वाला फ्लक्स यानी कि कुल फ्लक्स हम मान लेते हैं क्या है, फाई है, तो फाई बराबर हो जाएगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। तीनों पृष्ठ से होकर पास करने वाले फ्लक्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू phi1 का मान भी 0 है, प्लस phi2 का मान भी 0 है, प्लस phi3 का मान कितना है 2πr/l इंटू e। यहाँ यानी कि फाई का मान जो हमें मिल गया वो मिल गया 2πr/l इंटू e। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यल क्या है, इस तार की जो है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित यानी कि जो बहुत ज्यादा लंबा तार है उसकी लंबाई है। आर क्या है, इस तार से बिंदु P जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं उसके बीच की दूरी है, और 2 डिजिट है, पाई आप जानते ही हो, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 या 3.14। तो इतना हमें पता चल गया। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम कहें गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से हमें पता है फ्लक्स फाई बराबर होता है Q अपान में एप्सिलॉन 0। हमने गॉस का प्रमेय पढ़ाया था, तो गॉस प्रमेय में हमने आपको बताया तो फाई बराबर होता है Q अपान में एप्सिलॉन 0। ये गॉस के प्रमेय से होता है, नीचे वाले की जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब आगे आप कंटिन्यू समझें। यहाँ से अगर हम Q का मान लिखना चाहें तो Q का मान हमने यहाँ पर पहले से लिखा था रेखीय आवेश घनत्व के फॉर्म में, तो Q बराबर होता है लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर हम Q का मान रख देते हैं तो Q का मान कितना रखेंगे, लैम्डा इंटू एल, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपान में एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2 इसको मान लो। समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखोगे तो बायां पक्ष इसका भी फाई है, बायां पक्ष इसका भी फाई है। जब बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, तो दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा 2πr/l इंटू ई इक्वल टू लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन 0। एल से एल कैंसिल कर लेते हैं और ऊपर थोड़ा सा जो बचा है उसको कर देते हैं, आपका डेरिवेशन हो गया।
ये वास्तव में आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का रिविजन करने के लिए आता है और बार बार आता भी रहता है। तो ऊपर वाला मिटाते हैं, अब आप समझिए। अगर हम कहें तो यहाँ से यल से यल तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मिला हमें 2 पाई r इंटू ई इक्वल टू लैम्डा अपान में एप्सिलॉन 0। हमें तो ई निकालना है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात देखिए, तो हमें तो ई ज्ञात करना है ना। तो ई हम ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये इधर अंश में, इधर जाएगा तो हर में हो जाएगा। तो हो जाएगा लैम्डा अपान में 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अलग करके लिख लेते हैं 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा अपान में r कर लेंगे। लैम्डा और r को हमने अलग लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उतना ही हो जाएगा। लैम्डा करने में लैम्डा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना। यही होता है विद्युत क्षेत्र का मान। ये डेरिवेशन हमें करना था। ये होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर इसके आसपास उत्पन्न होती है, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ई का मान होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान में r। यहाँ पर ई क्या है, ई है आपका विद्युत क्षेत्र कह लो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही कह लो, तीव्रता। लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका है रेखीय आवेश घनत्व। आर क्या है, आर डिस्टेंस है तार से जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, इतना ही आपको करना था इसमें। वास्तव में बस आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करना है, थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन है। आपको पहले फिगर समझ लेना है, उसके बाद आप अच्छे से कर सकते हैं। जब बेलनाकार गॉसियन पेस्ट बनाएंगे तो 3 सतहें बनेंगी, तीनों पर हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकालने के बाद उन टोटल फ्लक्स करेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद गॉस प्रमेय से कंपेयर करेंगे और हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको रिवीजन करो, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।